नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में, और वो भी बिल्कुल उसकी जड़ से। मेरा मतलब है सौर सेल और सौर पैनल। हम अक्सर इन्हें छतों पर देखते हैं, पर ये असल में काम कैसे करते हैं? कैसे सूरज की ये तेज धूप हमारे घरों की बिजली बन जाती है? हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस कमाल की तकनीक के पीछे का जो विज्ञान है और ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है, इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं। ये सौर सेल, जो पैनल का दिल कहा जा सकता है, ये आखिर है क्या चीज? बिल्कुल। सौर सेल, जिसे हम तकनीकी भाषा में फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, ये दरअसल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। मतलब एक अर्धचालक। सोचिए, ये एक पतली सी परत जैसी होती है और ज्यादातर सिलिकॉन से बनती है। सिलिकॉन? वही जो रेत में मिलता है? हाँ, वही सिलिकॉन जो कंप्यूटर चिप्स में भी इस्तेमाल होता है। तो इस सेल का एक ही काम है, पर बहुत जरूरी काम है। ये सूरज की रोशनी को पकड़ता है और उसे सीधे डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट, बिजली में बदल देता है। डीसी बिजली? अच्छा। जैसे हमारी कार की बैटरी से या टॉर्च के सेल से मिलती है, वैसी वाली बिजली? हाँ, बिल्कुल वैसी। पर ये होता कैसे? मेरा मतलब, रोशनी गिरी और बिजली बन गई, ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। हाँ, जादुई तो लगता है, पर यह है पक्का विज्ञान। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया पर काम करता है, जिसे कहते हैं फोटोवोल्टिक प्रभाव। फोटोवोल्टिक प्रभाव? अच्छा। हाँ, देखिए, जो सूरज की रोशनी हम तक आती है ना, उसमें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, फोटॉन कहते हैं इन्हें। तो जब ये फोटॉन सौर सेल की सतह पर यानी उस सिलिकॉन पर आकर टकराते हैं। जैसे कंचे टकराते हैं किसी चीज से? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। तो जब ये फोटॉन सेल के अंदर जो सिलिकॉन के परमाणु हैं उनसे टकराते हैं, तो ये अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा उन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। इलेक्ट्रॉनों को? हाँ, वो छोटे कण जो परमाणु के चारों ओर घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा पाकर एकदम उत्साहित हो जाते हैं, मानो उन्हें कहीं भागने की छूट मिल गई हो। अच्छा। और वो अपने परमाणु को छोड़कर बहने लगते हैं, एक दिशा में। अच्छा, तो फोटॉन ने एक तरह से धक्का दिया और इलेक्ट्रॉन चल पड़े। बिल्कुल सही समझे आप। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही दिशा में बहने लगते हैं, तो उसी बहाव को, उसी फ्लो को हम कहते हैं विद्युत धारा, मतलब करंट। ओह। तो हुआ ना, रोशनी यानी फोटॉन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाया और बन गई बिजली, डीसी करंट। ये फिजिक्स का एक बड़ा शानदार उदाहरण है कि कैसे एनर्जी एक रूप से दूसरे में बदलती है। वाह, ये तो सच में कमाल का तरीका है। फोटॉन से इलेक्ट्रॉन का बहाव और उससे डीसी करंट। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब एक और सवाल आ रहा है मन में। अगर एक अकेला सौर सेल बिजली बना सकता है, तो फिर हमें छतों पर या खेतों में इतने बड़े बड़े पैनल लगाने की क्या जरूरत पड़ती है? एक छोटे से सेल से ही काम क्यों नहीं चल जाता? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ना बहुत प्रैक्टिकल है। बात यह है कि एक अकेला नन्हा सा सौर सेल जो बिजली बनाता है, उसका वोल्टेज बहुत ही कम होता है। कितना कम? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 0.5 से 0.6 वोल्ट के आसपास। आधा वोल्ट? अरे, इतने में तो शायद, क्या पता, मोबाइल की स्क्रीन भी ठीक से ना जले। घर के पंखे वंखे चलाना तो बहुत दूर की बात हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। आधा वोल्ट किसी काम का नहीं है अगर हम अपने रोजमर्रा के उपकरण चलाना चाहें तो। ये काफी नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट, मतलब कुल मिलाकर ज्यादा पावर। हाँ, पावर तो ज्यादा चाहिए होगी। तो ये ज्यादा पावर पाने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सारे सौर सेल्स को एक साथ जोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब एक और एक 11 वाला हिसाब, एकता में शक्ति। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। जैसे अकेली चींटी ज्यादा वजन नहीं उठा सकती, पर बहुत सारी मिलकर बड़ा काम कर लेती है ना? हाँ हाँ। वैसे ही कई सारे सेल्स मिलकर ज्यादा बिजली बनाते हैं। इन सभी सेल्स को एक मजबूत फ्रेम के अंदर एक खास तरीके से करीने से जमाया जाता है और फिर तारों से आपस में जोड़ा जाता है। तो ये जो पूरी सजीवी यूनिट बनती है, जिसमें कई सारे सेल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, इसी को हम सौर पैनल या सोलर मॉड्यूल कहते हैं। अच्छा, तो पैनल असल में सेल्स की एक टीम हो गई। बिल्कुल, एक टीम। ये टीम बनती कैसे है? मतलब अंदर जोड़ने का कोई खास तरीका होता है क्या? हाँ हाँ, तरीका खास होता है, और ये इस पर निर्भर करता है
कि हमें पैनल से कितना आउटपुट चाहिए। सेल्स को मुख्य रूप से 2 तरीकों से जोड़ा जाता है। एक होता है सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। सीरीज जैसे दिवाली की लाइटों की लड़ियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही। जब सेल्स को सीरीज में एक के बाद एक लाइन में जोड़ते हैं तो उनका वोल्टेज बढ़ता जाता है, जुड़ता जाता है। मान लीजिए एक सेल आधा वोल्ट दे रहा है तो 10 सेल सीरीज में मिलकर 5 वोल्ट देंगे। अच्छा, वोल्टेज बढ़ गया। हाँ, और दूसरा तरीका है पैरेलल यानी समानांतर क्रम में। इसमें सेल्स को अगल बगल जोड़ा जाता है। और इससे क्या होता है? इससे करंट जुड़ता है, करंट बढ़ता है, लेकिन वोल्टेज उतना ही रहता है जितना एक सेल का है। ओह, तो एक से वोल्टेज बढ़ता है, दूसरे से करंट। सही। तो पैनल बनाने वाले क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उन्हें फाइनल कितना वोल्टेज और कितना करंट चाहिए। उसी हिसाब से वो सेल्स को सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में मतलब मिलाकर जोड़ते हैं। आजकल जो आम पैनल दिखते हैं ना, उनमें 36, 60 या कभी-कभी 72 सेल इसी तरह से जुड़े होते हैं। अच्छा, 60 या 72 सेल एक पैनल में। हाँ, इससे हमें एक कमलायक वोल्टेज और करंट मिल जाता है। तो असली जादू सिर्फ सेल में नहीं है, पैनल के अंदर सेल्स की इसी टीमवर्क में भी है। समझ गई। तो सेल्स की गिनती और उनको जोड़ने का तरीका, ये मिलकर तय करते हैं कि पैनल कितनी बिजली देगा। अब ये बताइए, एक आम घरेलू साइज का पैनल जो छत पर लगता है, उससे हमें लगभग कितनी बिजली मिल जाती है? एक सामान्य साइज का पैनल जो घरों में लगता है, वो आमतौर पर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का डीसी आउटपुट देता है। 12 या 24 वोल्ट डीसी। हाँ, अब ये वोल्टेज बैटरी चार्ज करने के लिए या कुछ छोटी-मोटी डीसी लाइटें या पंखे चलाने के लिए तो ठीक है। मान लीजिए कोई दूर गांव है जहां बिजली नहीं है, वहां छोटी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर हमें अपने घर के सारे उपकरण चलाने हो, जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, तब तो एक पैनल से काम नहीं चलेगा, है ना? बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसी बड़ी जरूरतें जहां बिजली ज्यादा खर्च होती है, वहां एक पैनल तो समझ लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। तो फिर क्या करते हैं? बस में जोड़ना पड़ता है। जब बहुत सारे पैनल एक साथ जुड़कर काम करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को कहते हैं सोलर एरे। सोलर एरे। हाँ, एरे। और अगर ये सिस्टम बहुत ही बड़ा हो, जैसे पूरे गांव या शहर के लिए या किसी बड़ी फैक्ट्री के लिए बिजली बनानी हो, तो उसे कहते हैं सोलर पावर प्लांट या सौर ऊर्जा संयंत्र। अच्छा, तो जैसे सेल्स मिलके पैनल बनाते हैं, वैसे ही पैनल मिलके एरे या प्लांट बनाते हैं। स्केल बड़ा होता जाता है। एकदम सही समझे। इस तरह हम किलोवाट्स यानी केडब्ल्यू से लेकर मेगावाट्स एमडब्ल्यू तक बिजली पैदा कर सकते हैं। सोचिए, एक छोटे से सेल से शुरू हुई कहानी कहां तक पहुंच सकती है। पूरे शहर को रोशन करने लायक बिजली। ये जो स्केल करने की क्षमता है ना, ये सौर ऊर्जा की एक बहुत बड़ी खूबी है। ये तो वाकई कमाल की बात है। मतलब जरूरत छोटी हो या बड़ी, सौर ऊर्जा काम आ सकती है। लेकिन एक बात और, क्या ये इतना सीधा है कि बस पैनल लगा दिए छत पर और बिजली मिलने लगी, या फिर इस पूरे सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए पैनल के अलावा और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है? जैसे आपने डीसी बिजली का जिक्र किया, पर हमारे घर के ज्यादातर उपकरण तो एसी पर चलते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सिर्फ पैनल लगा देना काफी नहीं होता, खासकर तब जब हम उस बिजली का इस्तेमाल रात में भी करना चाहें या अपने आम घरेलू उपकरण चलाना चाहें। एक मुकम्मल सौर ऊर्जा सिस्टम अगर बनाना है तो उसमें पैनल के अलावा कुछ और साथी उपकरणों की भी बहुत अहम भूमिका होती है। उनके बिना सिस्टम अधूरा है। अच्छा, कौन है ये साथी उपकरण और इनका क्या काम है? जरा इनके बारे में भी बताइए। जरूर। तो इस टीम में पैनल के बाद एक अहम खिलाड़ी है चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर। हाँ, जैसा नाम से लग रहा है, ये चार्ज को कंट्रोल करता है। अगर आपके सिस्टम में बैटरी लगी है, जो कि अक्सर होती है, खासकर ऑफ ग्रिड सिस्टम में, हाँ, बैटरी तो होती है, तो पैनल से जो डीसी बिजली आती है वो बैटरी को चार्ज करती है। अब चार्ज कंट्रोलर का काम ये देखना है कि बैटरी जरूरत से ज्यादा चार्ज ना हो जाए, ओवरचार्जिंग ना हो। ओवरचार्जिंग से क्या दिक्कत है? बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो अच्छा ही है ना? नहीं, ओवरचार्जिंग बैटरी के लिए बहुत बुरी है। इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, वो गर्म हो सकती है, फूल सकती है और खराब भी हो सकती है। तो चार्ज कंट्रोलर एक तरह से बैटरी का बॉडीगार्ड है, उसे बचाता है। अच्छा, बैटरी का है रक्षक। समझ गई। तो फिर बैटरी का क्या काम हुआ इस टीम में? बैटरी है इस टीम की स्टोरेज यूनिट, ऊर्जा का बैंक समझ लीजिए। ऊर्जा का बैंक? हाँ, देखिए, सौर पैनल तो तभी बिजली बनाएंगे जब धूप होगी, है ना? हाँ, रात में या बादल हो तब तो नहीं। बिल्कुल, पर हमें बिजली तो रात में भी चाहिए या जब बादल छाए हों तब भी चाहिए।
यहीं पर बैटरी काम आती है। दिन में जब पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली बना रहे होते हैं तो वो फालतू बिजली बैटरी में जमा हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और फिर रात में या बादल वाले दिन हम उस जमा की हुई बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम। बैटरी हमें ये सुविधा देती है कि जब सूरज देवता छुट्टी पर हो तब भी हमारे घर में अंधेरा ना हो। ये सिस्टम को भरोसेमंद बनाती है। ठीक है, तो चार्ज कंट्रोलर ने बैटरी को बचाया, बैटरी ने ऊर्जा स्टोर की। अब तीसरा साथी कौन था? आपने AC/DC वाली बात की थी। हाँ, अब आता है इस टीम का सबसे जरूरी खिलाड़ी, खासकर हमारे घरों के लिए। वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर, हाँ ये नाम तो सुना है, UPS में भी होता है। बिल्कुल। तो जैसा हमने पहले बात की, सौर पैनल बनाते हैं DC बिजली। हाँ, डायरेक्ट करंट। लेकिन हमारे घरों के लगभग सारे उपकरण, पंखा, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, लाइटें, ये सब चलते हैं AC पर, ऑल्टरनेटिंग करंट पर। ये वही बिजली है जो हमें खंभे से, ग्रिड से मिलती है। तो इन्वर्टर इन दोनों के बीच की कड़ी है। इन्वर्टर का काम ही यही है कि वो पैनल से या बैटरी से आने वाली DC बिजली को हमारे उपकरणों के चलाने लायक AC बिजली में बदल दे। ये एक तरह का ट्रांसलेटर है जो DC की भाषा को AC की भाषा में बदलता है ताकि हमारे उपकरण उसे समझ सकें। अच्छा। बिना इन्वर्टर के हम सौर पैनल से बनी बिजली से अपने आम AC वाले उपकरण सीधे नहीं चला सकते। तो अगर इन्वर्टर ना हो तो क्या हम सौर ऊर्जा से सीधे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं? क्योंकि मोबाइल चार्जर का आउटपुट तो DC होता है। ये अच्छा सवाल है। थियरी में तो हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि फोन DC पर ही चार्ज होता है। लेकिन सीधे पैनल से जोड़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पैनल का वोल्टेज और करंट धूप के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, जो फोन की बैटरी के लिए ठीक नहीं। उसके लिए भी ना आमतौर पर एक छोटा सा रेगुलेटर या चार्ज कंट्रोलर जैसा कुछ चाहिए होता है, जो एक स्थिर DC वोल्टेज दे। पर हाँ, घर के बड़े AC उपकरणों के लिए तो इन्वर्टर जरूरी ही है। यह है पूरी कहानी। सौर सेल जो फोटॉन से इलेक्ट्रॉन दौड़ाता है, फिर सोलर पैनल जो सेल्स की टीम बनाकर ज्यादा पावर देता है, फिर चार्ज कंट्रोलर जो बैटरी का ध्यान रखता है, बैटरी जो ऊर्जा जमा करती है, और आखिर में इन्वर्टर जो DC को AC बनाता है। इन सब के मिलने से ही एक पूरा सोलर सिस्टम बनता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समेट दिया। ये सारे हिस्से मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो सूरज की रोशनी जैसी मुफ्त में मिलने वाली देन को हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली बिजली में बदल देती है, और वो भी सुरक्षित तरीके से, जरूरत पड़ने पर स्टोर करके और हमारे उपकरणों के हिसाब से बदल कर। तो आज हमने समझा कि सौर सेल क्या है, ये फोटोवोल्टिक प्रभाव से कैसे काम करता है, सौर पैनल क्यों जरूरी है और कैसे बनते हैं, सीरीज में वोल्टेज, पैरेलल में करंट, और फिर कैसे पैनल से एरे और प्लांट तक बनते हैं। साथ ही हमने एक पूरे सिस्टम के जो जरूरी हिस्से हैं, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी और इन्वर्टर, उनके काम को भी जाना। हाँ, और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे सिलिकॉन जो रेत में मिलता है जैसा साधारण सा तत्व, जब सही तकनीक से इस्तेमाल हो तो सूरज की इतनी विशाल ऊर्जा को हमारे लिए उपयोगी बना सकता है। ये तकनीक सिर्फ आज हमारी जरूरतें पूरी करने का एक साफ सुथरा तरीका ही नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए भी एक बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल या कहिए एक विचार छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए। हमने देखा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, पर सोचिए इस तकनीक को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है। क्या हम सूरज की रोशनी को और भी ज्यादा कुशलता से और एफिशिएंसी से बिजली में बदल सकते हैं, या फिर जो ऊर्जा हम बनाते हैं उसे स्टोर करने के, जमा करने के और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं? भविष्य की जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें और चुनौतियां हैं, उनके बारे में सोचते हुए इन सवालों पर विचार करना शायद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।